हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हथेनी पाठशाला में। आज हम आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी। पिछली दो कक्षाओं में हमने राष्ट्रपति के अनुच्छेद अमन से लेकर 61 तक और दूसरी क्लास में कार्यपालिका शक्ति के बारे में पढ़ ली। कार्यपालिका शक्ति के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ देखिए, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। इन शक्तियों में हमें कौन कौन से अनुच्छेद याद रखने हैं, पहले वो समझ लें। कौन कौन से अनुच्छेद याद रखने हैं? 79, 80, 331, 85, 86, 87, 99, 103, 108। ये अनुच्छेद हमें याद रखने हैं। 79, 80, 331, 85, 86, 87, 99, 103, 108 और एक और आ जाएगा 123। एक और अनुच्छेद है 100। ये सभी अनुच्छेद हमें याद रखेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट अनुच्छेद। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद कौन सा है? 79। अनुच्छेद 79 में क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 79 बोलता है कि संसद के 3 अंग हैं। कितने अंग हैं संसद के? 3 अंग हैं संसद के। 3 अंग हैं। और 3 अंग कौन कौन से हैं? नंबर 1 राष्ट्रपति। दूसरा कौन सा है? लोकसभा। तीसरा कौन सा है? राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा 3 हैं। अर्थात अगर हमें कोई कानून बनाना है तो कानून बिना राष्ट्रपति की भूमिका के नहीं बनेगा। कानून बिना राष्ट्रपति की भूमिका के नहीं बनाना। बिना राष्ट्रपति के नहीं बनता है। बिना राष्ट्रपति के नहीं बनता है, क्योंकि लोकसभा में बिल पारित हो गया और राज्यसभा में बिल पारित होने के बावजूद भी राष्ट्रपति के सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए, आगे अनुच्छेद है 80 और अनुच्छेद का भाग है 3। 3 में क्या कहा है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने सदस्य मनोनीत किए जाएंगे? 12 सदस्य राज्यसभा में। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। और ये 12 सदस्यों के क्षेत्र कौन कौन से होंगे? इनके क्षेत्र होंगे साहित्य विज्ञान, साहित्य विज्ञान, कला और समाज सेवा। समाज सेवा। समझ में आई बात? 79 क्या बोल रहा है? 79 बोल रहा है संविधान के 3 अंग हैं और जिसमें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होगा। अगर कानून बनाना होगा तो राज्यसभा भी पारित करेगी, लोकसभा भी पारित करेगी और उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर होना अनिवार्य है। 80(3) में क्या है कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत चुन सकता है। कौन? राष्ट्रपति। और किसकी सहायता पर? राष्ट्रपति जो भी काम करेगा, कुछ भी कार्य करे, बिना प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं करेगा। तो फिर इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं? इसके क्षेत्र हैं साहित्य है, कला विज्ञान है, कला है, समाज सेवा। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इसके साहित्य क्षेत्र हो जाएंगे। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित हुए हैं अब तक। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित कौन है? राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित हैं नारायण सिंह माणिकलाल। कौन हो जाएंगे? नारायण सिंह माणिकराव। नारायण सिंह माणिकराव
ये कहाँ से हैं? राजस्थान जोधपुर से। राजस्थान जोधपुर से हैं। और इनका कौन सा क्षेत्र था? क्षेत्र था समाज सेवा। कौन सा क्षेत्र था? समाज सेवा। 80-3 में क्या है कि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। उनके क्षेत्र कौन कौन से होंगे? राष्ट्रपति, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। राजस्थान से एकमात्र निर्वाचित हुए हैं, और एकमात्र निर्वाचित नहीं, मनोनीत। निर्वाचित नहीं, ये मनोनीत है। मनोनीत, मनोनीत। राजस्थान से एकमात्र मनोनीत हैं नारायण सिंह माणिकराव, और कहाँ के रहने वाले हैं? जोधपुर के। और इनका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? समाज सेवा। आगे देखते हैं। आगे हमने पढ़ा था आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में क्या है कि 80 में क्या है कि राज्यसभा में मनोनीत करेगा, और 331 में क्या है कि लोकसभा में मनोनीत कर। लोकसभा में मनोनीत। और लोकसभा में मनोनीत कितने सदस्यों को करेंगे? 2 सदस्यों। और 2 सदस्य कौन से? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय सदस्यों। कितने सदस्यों को मनोनीत करेंगे? सिर्फ 2 सदस्यों को, आंग्ल भारतीय सदस्यों। अगर वो भी तब जब आंग्ल भारतीय निर्वाचित होकर नहीं आए हों। जब 2 आंग्ल भारतीय निर्वाचित होकर नहीं आए हों। अगर इनका पहले से ही प्रतिनिधित्व है तो निर्वाचित मनोनीत नहीं करेंगे, लेकिन अगर आंग्ल भारतीय नहीं है तो इनको मनोनीत किया जाएगा। कितने सदस्यों को? 2 सदस्यों को। दोनों सदस्य कैसे होने चाहिए? आंग्ल भारतीय होने चाहिए। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ है, और उस संविधान संशोधन है 104वां संशोधन 2020 में। इनको जो दो दो लोगों को जो मनोनीत किया जाता था, उसको निष्प्रभावी कर दिया है। निष्प्रभावी कर दिया, यानी कि अभी के लिए ये बंद है लोकसभा में मनोनीत 2 सदस्य। आगे चलकर अगर इनको मिलता है कुछ तो हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। आगे देखिए, अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार मनोनीत कौन हुआ है। सर्वाधिक बार मनोनीत, सर्वाधिक बार मनोनीत, सर्वाधिक बार मनोनीत हुए हैं फ्रैंक एंथोनी। कौन हुए हैं? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी जो हैं, ये सबसे ज्यादा बार मनोनीत हुए हैं, फ्रैंक एंथोनी। ठीक है। आर्टिकल 79 पढ़ा। 79 में क्या है कि संसद के 3 अंग होंगे, और 3 अंग कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। आर्टिकल 80 पढ़ा। 80 में भी कौन सा पढ़ा? 3। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जिनके क्षेत्र कौन कौन से होंगे? साहित्य, विज्ञान, कला, समाज। फिर इससे आगे हमने पढ़ा कि राजस्थान में मनोनीत सदस्य कौन सा है? नारायण सिंह माणिकलाल, जो कि जोधपुर से। फिर पढ़ा हमने आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 में क्या है कि यदि लोकसभा के गठन के पश्चात आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला हो तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 से इन मनोनीत सदस्यों को निष्प्रभावी कर दिया गया है, यानी कि 2020 के बाद किसी को भी मनोनीत नहीं किया जाएगा। सबसे ज्यादा बार मनोनीत कौन हुआ है? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी। आगे चलें। आगे देखिए, आर्टिकल 85 कौन कौन से? 85, 86 और 87। आर्टिकल 85, 86 और 87, यानी कि अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87। 85 में क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है
वह संसद के सत्र को आहूत और सत्रावसान करता है। क्या करता है? आहूत करता है सत्र को, और सत्रावसान करता है। आहूत माने क्या हो जाएगा? बुलाता है। और सत्रावसान माने क्या हो जाएगा? समाप्त कर। यानी कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत और सत्रावसान दोनों करता है। आहूत का मतलब यानी कि संसद के सत्र को बुलाता है, और सत्रावसान के मतलब हो जाएगा संसद के सत्र को खत्म करता है। लोकसभा को भंग भी कर सकता है, इसी अनुच्छेद में लिखा हुआ है। लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है इसकी परामर्श पर? प्रधानमंत्री की परामर्श। देखिए, संसद के सत्र को क्या कर रहा है? आहूत। और क्या कर रहा है? सत्रावसान। आहूत का मतलब क्या हो जाएगा? बुलाना। सत्रावसान का मतलब समाप्त करना। आर्टिकल 86 में क्या है कि राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकता है। संसद को संदेश भेज सकता है, और अभिभाषण भी दे सकता है। संसद में अभिभाषण भी दे सकता है। अभिभाषण दे सकता है। क्या कर सकता है? संसद को संदेश भेज सकता है और अभिभाषण दे सकता है। आर्टिकल 87 में क्या हो जाएगा? जब नई लोकसभा की प्रथम बैठक होगी या वर्ष की प्रथम बैठक होगी, या तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक, नई लोकसभा की प्रथम बैठक, या वर्ष की प्रथम बैठक, वर्ष की प्रथम बैठक, इनमें जो है राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देगा। क्या करेगा? विशेष अभिभाषण देगा। इनमें राष्ट्रपति क्या करेगा? विशेष अभिभाषण देगा। 85, 86, 87। 85 में क्या है? आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है। संसद को संदेश भेज सकता है, अभिभाषण दे सकता है। 87 में क्या है कि नई लोकसभा की प्रथम बैठक या वर्ष की प्रथम बैठक में विशेष अभिभाषण दे सकता है। आगे चलें। आर्टिकल है 99। 99। 29 में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद देखिए, अनुच्छेद 99 है कि संसद के सभी सदस्यों को शपथ, संसद के सदस्यों को संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन लेकिन व्यवहार में क्या है? ये तो आर्टिकल में लिखा हुआ है कि संसद के सभी सदस्यों को शपथ कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति। लेकिन व्यवहार में क्या है कि जो संसद का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, जो संसद का सबसे वरिष्ठ सदस्य होगा, उसे हम बना देंगे प्रोटेम स्पीकर। क्या बना देंगे? प्रोटेम स्पीकर। वरिष्ठ सदस्य होगा उसे क्या बना दिया जाएगा? प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएगा। सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएगा। कौन? प्रोटेम स्पीकर। जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, तुरंत प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त मान लिया जाता है।
पिछली जो लोकसभा थी 17वीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? प्रोटेम स्पीकर 17वीं सभा का किसे बनाया गया था? 17वीं सभा का प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र सिंह थे। वीरेंद्र सिंह थे। वीरेंद्र सिंह को 17वीं सभा का लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया। आर्टिकल 99 में क्या है कि संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या इसका प्रतिनिधि दिलाएगा। और इसमें क्या है कि जैसे कि वरिष्ठ सदस्य, प्रोटेम स्पीकर और सभी सदस्यों को, यानी कि जो सबसे बड़ा वरिष्ठ सदस्य होगा उसे हम प्रोटेम स्पीकर बना देंगे और प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएगा। 17वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन था? वीरेंद्र सिंह। जैसा ही लोकसभा का अध्यक्ष बन जाएगा उसके बाद तुरंत बाद ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त मान लिया जाएगा, अब या फिर अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। देखिए इससे आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103। देखिए हमने अभी तक कौन कौन से अनुच्छेद पढ़ लिए? 79, 83, 331, 85, 86, 87 और 99। कौन से पे चल रहे हैं? 99। अब कौन सा पढ़ना है? 103। देखिए 103 में क्या, अच्छा देखिए 79 में क्या था? संसद के सभी सदस्य, 3 सदन होंगे, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 83 में क्या है कि राज्यसभा में मनोनीत। 331 में क्या है? लोकसभा में मनोनीत। 85 में क्या है? 85 में है संसद के सत्र को आहूत व सत्रावसान करना। 86 में क्या है? अभिभाषण देना। 87 में क्या है कि नई लोकसभा का गठन या वर्ष की प्रथम बैठक होगी उसमें राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण देना होगा। और आर्टिकल 99 में क्या है कि संसद के सभी सदस्यों को शपथ या तो राष्ट्रपति या उसका प्रतिनिधि दिलाएगा। तो फिर कौन शपथ दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाता है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे? 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे वीरेंद्र सिंह। अब देखेंगे अनुच्छेद 103। अनुच्छेद 103 में क्या है कि जो संसद के सदस्य हैं उनकी योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? संसद की सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण संसद के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा करेगा राष्ट्रपति, लेकिन परामर्श किसकी होगी? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। देखिए संसद के सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति, लेकिन परामर्श किससे लेना होगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श। आगे देखें, आगे अनुच्छेद है 108। अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 108 में क्या है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक से क्या मतलब है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के मध्य में गतिरोध उत्पन्न हो तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित है तो लोकसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा उपाध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति, उपसभापति। राज्यसभा का उपसभापति। अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है? 3 बार। कितनी बार बुलाई जा चुकी है? 3 बार। नंबर 1 1961 में, नंबर 2 1978 में और नंबर 3 2002 में। 1961 में क्या पारित किया गया था? दहेज निषेध अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था।
दहेज निषेध अधिनियम पारित कब किया गया था? 1961 में। 1978 में कब क्या है? बैंकिंग व डाकघर नियम, बैंकिंग व डाकघर नियम सुधार नियम। और 2002 में क्या है? आतंकवाद निरोधक अधिनियम, आतंकवाद निरोधक अधिनियम। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम, 1978 में बैंकिंग व डाकघर नियम और 2002 में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। एक और अनुच्छेद बचा है इसमें, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। और अनुच्छेद 123 में क्या है? विधायी शक्तियां क्या है? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश से क्या मतलब है? कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, सत्र नहीं चल रहा हो और देश को कानून की आवश्यकता पड़ जाए, देश को कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देगा, अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। और जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह में पारित करना होगा, 6 सप्ताह में पारित करना होगा, पारित करना होगा। 6 सप्ताह के अंदर अंदर हमें पारित करना। हम एक बार इसका क्विक रिवीजन करेंगे। क्विक रिवीजन में क्या हो जाएगा? सबसे पहले पढ़ा था हमने 79, फिर हमने पढ़ा था 83, फिर हमने पढ़ा था 331, फिर 85, 88, 87, 99, 103, 108 और 123। 79 में क्या है? संसद के सत्र हैं, संसद के सदन हैं। और सदन कितने हैं? 3। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। 83 में क्या है? राज्यसभा में मनोनीत, राज्यसभा में मनोनीत। इसमें क्या है? लोकसभा में मनोनीत, लोकसभा में मनोनीत। 85 में क्या है? संसद के सत्र को आहूत करेगा व सत्रावसान करेगा। 86 में क्या है? संसद के सत्र में अभिभाषण दे सकता है, अभिभाषण दे सकता है। लेकिन 87 में नई लोकसभा या वर्ष की प्रथम बैठक में, या वर्ष की प्रथम बैठक में विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण देगा। शपथ, अनुच्छेद 99 में क्या है? शपथ। और शपथ किसको दिलाएगा? शपथ या तो खुद दिलवाएगा या फिर अपने प्रतिनिधि थी। इसका प्रतिनिधि कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। और सबसे लास्ट का प्रोटेम स्पीकर यानी 17वीं विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर कौन कौन था? वीरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह। 103 में क्या है? 103 में है संसद की योग्यताएं, संसद के सदस्यों की योग्यताएं। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक। और 123 में क्या है? 123 में है अध्यादेश, अध्यादेश। समझ में आ गई होंगी अच्छी तरह से। अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। कौन सी? न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति में क्या हो जाएगा? कि सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय, इन दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति, इन दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति।
न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अब देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, इसको भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। एक अनुच्छेद है और अनुच्छेद है 143। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 143 यानी 143। और इस अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता, परामर्श ले सकता, परामर्श ले सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन बाध्यकारी नहीं है, और ना ही राष्ट्रपति दी गई परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी है। ना ही राष्ट्रपति बाध्यकारी है, ना ही राष्ट्रपति बाध्यकारी है। अनुच्छेद 143 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई बात को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। एक अनुच्छेद है 72। अनुच्छेद कौन सा है? 72। और 72 में राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां, राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, समाधान शक्तियां। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां कितनी प्रकार की हैं? 5 प्रकार की। एक है सिर्फ क्षमा, एक है लघुकरण, एक है परिहार, नंबर 4 पर है विराम, नंबर 5 पर है प्रविलंबन, प्रविलंबन। क्षमा में क्या हो जाएगा? पूर्णतः माफ करना। क्षमा में क्या है? पूर्णतः माफ, पूर्णतः माफ करना। ये क्या हो जाएगा क्षमा में। लघुकरण में क्या है कि सजा की प्रकृति को कम करना, सजा की प्रकृति कम करना। परिहार में क्या है कि सजा की अवधि कम करना, अवधि कम करना। और विराम में क्या है कि विशेष कोई परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति में सजा को रोकना, विशेष परिस्थिति में सजा को रोकना, विशेष परिस्थिति में सजा को रोकना। और प्रविलंबन में क्या है कि सामान्य परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में सजा को रोकना। सजा को रोकना। राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के अनुसार समाधान शक्तियां हैं। पहली है क्षमा, दूसरी है लघुकरण, तीसरी परिहार, चौथी प्रविलंबन, और पांचवी कौन सी हो जाएगी? विराम। देखिए ये कौन सी शक्तियां पढ़ी थी हमने? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियों में कौन कौन से अनुच्छेद पढ़े हमने? न्यायिक शक्तियों में सबसे पहला कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, और ना ही राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां। समाधान की शक्तियां कितने प्रकार की हैं? 5। क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन। क्षमा का मतलब क्या है कि पूर्णतः माफ कर देना। लघुकरण का मतलब क्या है? प्रकृति कम कर देना। परिहार का मतलब क्या है कि अवधि कम कर देना। विराम का मतलब क्या है? विशेष परिस्थिति में सजा को रोकना। प्रविलंबन करना, प्रविलंबन में क्या हो जाएगा? सामान्य परिस्थिति में सजा को रोकना। आगे देखें राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। कौन सी शक्ति पढ़ेंगे? वित्तीय शक्तियां।
राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियों में क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति प्रतिवर्ष बजट पेश करता है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष बजट पेश कर सक प्रतिवर्ष बजट पेश करता है। और धन विधेयक व अनुदान संबंधी मांगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में पेश की जाती हैं। देखिए धन विधेयक और अनुदान संबंधी मांगे, अनुदान संबंधी मांगे, धन विधेयक और अनुदान संबंधी मांगे लोकसभा में पेश की जाएंगी, लोकसभा में पेश की जाएंगी। और किसकी परामर्श पर? राष्ट्रपति की परामर्श, राष्ट्रपति की परामर्श। वित्तीय शक्तियों में प्रतिवर्ष बजट पेश करेगा, धन विधेयक व अनुदान संबंधी मांगे लोकसभा में पेश की जाएंगी और लोकसभा में जो पेश की गई हैं वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही पेश की जाएंगी। देखिए एक अनुच्छेद है आर्टिकल 267, अनुच्छेद 267 और 267 में क्या है यानी 267 देश की आकस्मिक निधि का राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। कौन सी निधि पर? आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण। आकस्मिकता निधि पर नियंत्रण किसका होता है? आकस्मिकता नियंत्रण होता है राष्ट्रपति। किसका होता है? राष्ट्र। एक अनुच्छेद है इसमें 280, अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 280 में बताया गया है कि प्रति 5 वर्ष के पश्चात, प्रति 5 वर्ष, प्रति 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग का गठन होगा, वित्त आयोग का गठन होगा। प्रति 5 वर्ष के पश्चात वित्त आयोग का गठन होगा, जिसके प्रथम अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो सके हैं? 15 वित्त आयोग। अब तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं? 15 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। सबसे पहले कौन से थे? पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? पहले कौन थे? पहले थे केसी निरोगी, केसी निरोगी। और अब कौन है 15 में के कौन है? 15 में के हैं नंद किशोर सिंह, नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह कब से कब तक हैं? 2020 से 2025 तक, 2020 से 2025 तक कौन रहेंगे? नंद किशोर। यानी 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? नंद कुमार सिंह। अब देखिए यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में क्या है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं कहाँ पर? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं भाग 18 में। और इनका अनुच्छेद कौन सा है? 352 से लेकर 360 तक, 352 से लेकर 360 तक इनका अनुच्छेद हो जाएंगे। और भाग कौन सा हो जाएगा? 18। कौन सा भाग हो जाएगा? 18। देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियों में कौन सा भाग है? भाग 18। और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 352 से लेकर 360 तक, 352 से 360 तक। देखेंगे कौन कौन से राष्ट्रीय आपातकाल हैं राष्ट्रपति के। सबसे पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपात। सबसे पहला कौन सा है? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात।
और राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद कौन सा है? 352। राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 352। इसके कारण कौन कौन से हो सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के कारण कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट कारण हो सकता है बाह्य आक्रमण। अगर किसी का बाह्य आक्रमण हुआ है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। या फिर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, किसी युद्ध में शामिल हो जाए तो भी राष्ट्रपति आपात लगाया जा सकता है। या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर देश में ही सशस्त्र विद्रोह हो जाए। क्या हो जाए? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की जगह पर पहले आंतरिक अशांति शब्द था। क्या था? सशस्त्र विद्रोह से में पहले क्या था? पहले आंतरिक अशांति था। आंतरिक अशांति, और जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया। राष्ट्रीय आपातकाल कब लग सकता है? बाह्य आक्रमण हो जाए, किसी भी युद्ध में शामिल होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। या फिर अपने देश में ही सशस्त्र विद्रोह हो गया है तो फिर भी राष्ट्रपति आपातकाल लगाया जाएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 से पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह पर आंतरिक अशांति हुआ करता था। अब देखिए इसकी प्रक्रिया क्या है, कैसे लगाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया है कि प्रारंभ में, शुरू में तो राष्ट्रपति के द्वारा ही लगा दिया जाएगा। यानी कि जब राष्ट्रपति की राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अब कैसे लगाया जा रहा है? अब मंत्रिमंडल अगर लिखित में देगा तो 1 माह के लिए आपातकालन बढ़ाया जा सकता है। मंत्रिमंडल के लिखित में देने पर 1 माह के लिए, 1 माह के लिए अगर मंत्रिमंडल लिखित में दे रहा है तो 1 माह के लिए बढ़ जाएगा। 1 माह पश्चात संसद की स्वीकृति लेना अनिवार्य। 1 महीना के पश्चात संसद की क्या होगी? स्वीकृति। संसद स्वीकृति देगा तो ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहेगा 1 महीना के बाद, अन्यथा नहीं लगेगा। और वो भी कैसा? बहुमत से, विशेष बहुमत से। अगर प्रत्येक 6-6 महीना में आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हैं। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। विशेष बहुमत से 6-6 महीने में 6-6 महीने में बढ़ा सकते हैं। विशेष बहुमत से 6-6 महीने में बढ़ा सकते हैं। यदि स्वीकृति के समय लोकसभा भंग है, यदि स्वीकृति के समय लोकसभा भंग है तो राज्यसभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी, लेकिन लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर लोकसभा से स्वीकृति लेनी होगी। यदि लोकसभा नहीं है तो राज्यसभा की स्वीकृति जरूरी है। और इसकी स्वीकृति जैसे ही लोकसभा का गठन हो जाएगा 30 दिन में पारित करना होगा। देखिए प्रक्रिया एक बार और समझें। राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। राष्ट्रपति लगाएगा, लेकिन मंत्रिमंडल जब लिखित सिफारिश देगा तो 1 महीना के लिए लगाया जाएगा। इस 1 महीना के बाद संसद से स्वीकृति लेना अनिवार्य है, और प्रत्येक 6-6 महीना में विशेष बहुमत से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। अगर लोकसभा गठित नहीं है तो राज्यसभा की स्वीकृति जरूरी है, और राज्यसभा स्वीकृति दे देगी। उसके बाद में लोकसभा का जब गठन हो जाए तो 30 दिन के भीतर स्वीकृति लेनी होगी। अब तक हमारे भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है? हमारे भारत में अब तक
3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। कितनी बार लगा है? 3 बार। पहली बार 1962 में, और 1962 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध, भारत और चीन का युद्ध हुआ था। तब हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इससे अगली बार कब लगाए? दूसरी बार कब लगाए? 1971 में। और 1971 में क्या था? भारत पाक युद्ध। भारत पाक युद्ध। और भारत पाक युद्ध में प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन था? बीबी गिरी। राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। इससे अगला लगाया गया था 1975 में, और 1975 में लगाया गया था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के नाम से, आंतरिक अशांति के नाम से किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने। और इस समय राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद इसके राष्ट्रपति थे। कितनी बार लगाया गया है? 3 बार। 1962, 1971, 1975। 1962, 1971 और 1975। 1962 में क्या था? भारत चीन युद्ध था। 1971 में क्या था? भारत पाक युद्ध था। और 1975 में क्या था? आंतरिक अशांति थी। देखिए हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अनुच्छेद 352। और अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया जाएगा? या तो किसी का बाह्य आक्रमण हो जाए, या फिर भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। इसकी लगाने की प्रक्रिया क्या है? लगाएगा राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर 1 माह के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है, लेकिन 1 महीना बाद संसद की स्वीकृति लेनी होगी, और संसद की स्वीकृति विशेष बहुमत से प्रत्येक 6 महीने बाद लेनी होगी। यदि स्वीकृति के समय लोकसभा भंग है या लोकसभा नहीं है, तो राज्यसभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी, लेकिन लोकसभा के गठन के पश्चात 30 दिन के भीतर स्वीकृति लेनी होगी। अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? 3 बार। 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 में क्या था? भारत चीन युद्ध। 1971 में क्या था? भारत पाक युद्ध। और 1975 में क्या था? आंतरिक अशांति। देखिए अब इसके प्रभाव क्या है। राष्ट्रीय आपात के प्रभाव। राष्ट्रीय आपात के प्रभाव। इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति केंद्र में निहित हो जाएंगी। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति, समस्त कार्यपालिका शक्ति किसके पास आ जाएंगी? केंद्र में निहित। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति केंद्र में निहित हो जाएंगे। और 1900 और क्या है? समस्त कार्यपालिका शक्ति केंद्र में निहित। राज्य सूची के विषय जो हैं उनमें केंद्र कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय में केंद्र कानून बनाएगा। राज्य सूची के विषय में कानून कौन बना सकता है? केंद्र। लोकसभा व विधानसभा की अवधि को 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा व विधानसभा को 1-1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है। और क्या है? अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। 20 व 21 के अलावा सभी मौलिक अधिकार निलंबित। सभी निलंबित।
लेकिन यदि आपातकाल सशस्त्र विद्रोह है, कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह, तो फिर सशस्त्र विद्रोह में 19, 20, 21 का निलंबन नहीं होगा, निलंबन नहीं होगा। यदि राष्ट्रपति के प्रभाव, राष्ट्रीय आपात के प्रभाव क्या क्या है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का केंद्र कौन हो जाएगा, केंद्र में निहित हो जाएंगी। राज्य सूची पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र, लोकसभा व विधानसभा, एक एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 20 अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अलावा सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। अगर सशस्त्र विद्रोह लगाया गया है तो 19, 20, 21 निलंबन नहीं होंगे, इसके अलावा सभी निलंबित हो जाएंगे। देखिए अब इसे हटाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति शासन कैसे हट सकता है, राष्ट्रीय आपात हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया में क्या 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 है कि या तो राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दे, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से, या संसद की स्वीकृति, या फिर संसद से स्वीकृति ना मिले आगे बढ़ाने के लिए, संसद से स्वीकृति ना मिले, या फिर संसद से स्वीकृति ना मिले आगे बढ़ाने के लिए, और या फिर लोकसभा के 1/10 सदस्य प्रस्ताव ले आए, प्रस्ताव पारित कर दें। लोकसभा के 1/10 सदस्य प्रस्ताव पारित कर दें तो भी हटाया हुआ मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति उद्घोषणा कर दे तब भी हटा हुआ मान लिया जाएगा। अगर संसद से स्वीकृति न मिले तब भी हटा हुआ मान लिया जाएगा। अब देखिए नंबर 2 पर है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद कौन सा है, राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद है 356। राष्ट्रपति शासन 356। इसका कारण क्या है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। राष्ट्रपति लगाने की प्रक्रिया क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया में क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसकी प्रक्रिया है राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की परामर्श या बिना परामर्श के प्रारंभ में 2 माह के लिए लगाएगा कौन, राष्ट्रपति। राज्यपाल की परामर्श भी ले सकता है, परामर्श या बिना परामर्श, बिना परामर्श के, परामर्श या बिना परामर्श के कितने माह के लिए, 2 माह के लिए, 2 माह के लिए। 2 माह पश्चात संसद में स्वीकृति लेना होगा, 2 माह पश्चात संसद की स्वीकृति, संसद की स्वीकृति। और कैसे बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी, साधारण बहुमत से स्वीकृति लेनी होगी। और राष्ट्रपति शासन अधिकतम 1 वर्ष है, राष्ट्रपति शासन जो है अधिकतम 1 वर्ष लगा सकते, अधिकतम अवधि कितनी है, 1 वर्ष। कोई विशेष परिस्थिति होगी तभी इसे 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष तक, विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष तक, विशेष परिस्थिति में 3 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं। कौन सी विशेष परिस्थिति,
या तो पहले से ही राष्ट्रीय आपात लगाओ, या तो पहले से ही राष्ट्रीय आपात लगाओ, तो या फिर यदि निर्वाचन आयोग उस राज्य में चुनाव करने की स्थिति में नहीं हो, चुनाव करने की स्थिति ना हो, चुनाव करने की स्थिति ना हो। अब तक कितनी बार लग चुका है? अब तक 125 बार लग चुका है। कितनी बार लग चुका है अब तक? 125 बार। क्या हो रहा है? 125 बार अब तक। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक बार कहाँ लगा है? सर्वाधिक बार लगा है यूपी में और मणिपुर में, 125 बार। सर्वाधिक यूपी और मणिपुर, सर्वाधिक कहाँ है? यूपी और मणिपुर। लेकिन अवधि में सर्वाधिक कहाँ पर है? अवधि में सर्वाधिक है पंजाब। अवधि में सर्वाधिक कहाँ पर है? पंजाब। लेकिन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? सर्वप्रथम पंजाब में। देखिए 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले कहाँ लगाया गया? पंजाब। सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है? यूपी और मणिपुर में। अवधि में सर्वाधिक कहाँ पर लगा है? पंजाब में। अब देखिए, एक और है वित्तीय आपात। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात कब लगता है? 300 अनुच्छेद किससे? 360 से। प्रारंभ में कितने माह के लिए? 2 माह के लिए। प्रारंभ में 2 माह के लिए, और 2 माह पश्चात संसद स्वीकृति। और स्वीकृति कैसी? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से स्वीकृति, स्वीकृति लेनी होगी। इसकी कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा नहीं है, इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है, कितनी भी दिन तक लगाया जा सकता है। भारत में अभी तक एक भी बार नहीं लगा है, एक भी बार नहीं लगा है। इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? इसके प्रभाव हैं कि वेतन में कटौती होती है, वेतन में कटौती, न्यायाधीशों की कटौती वेतन में,